आज का शेयर एनालिसिस है इंडसइंड बैंक लिमिटेड पे। वैसे तो मैं इंडसइंड बैंक का जो है इसका एनालिसिस पहले भी कर चुका हूँ। मार्च में मैंने इसको किया था और अभी मुझे लगा कि इंडसइंड बैंक पे एक बार फिर से एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है, मार्च 24 का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आ चुका है। ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, ये स्टॉक जो है हमको यहाँ पे परेशान कर सकता है। क्यों करेगा ये हम लोग अभी जानेंगे यहाँ पे, जब हम लोग आगे इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं कि इसका कुछ न्यूज़ है कि नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ पे न्यूज़ की बात करें तो फिर 4 दिन पहले मनी कंट्रोल ने बताया कि हॉट स्टॉक्स, हियर इज़ व्हाई यू शुड बेट ऑन एवेन्यू सुपरमार्ट। तो ये कह रहा है कि एवेन्यू सुपरमार्ट खरीदना चाहिए, उस पे बैटिंग लगानी चाहिए। और दूसरा कह रहा है कि सेल इंडसइंड बैंक फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो कह रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए इंडसइंड बैंक को आपको यहाँ पे बेचना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे रुकने वाली स्थिति यहाँ पे नहीं है, होल्ड करने की स्थिति यहाँ पे नहीं है, ऐसा मनी कंट्रोल बता रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। ऐसे ही 8 दिन पहले रूटर्स ने बताया कि इंडियन बैंक्स टू स्टेप अप आईटी स्पेंड्स। ठीक है, ये तो उतना कुछ जरूरी नहीं है। फिर मनी कंट्रोल ने फिर मई 6 को बताया था कि इंडसइंड बैंक स्टॉक गेन्स एज प्रोमोटर कंपनी आईआईएचएल पॉइज्ड टू हाइक स्टेक टू 26% फ्रॉम 7%। तो कहीं स्टेक यहाँ पे खरीदने की बात हो रही है, तो फिर ठीक है, हालांकि ये गुड न्यूज़ है, बट मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ अभी इसमें अपमूव दिखेगा। अभी अगर हम लोग बात करें तो ये मार्च 24 क्वार्टर का इसका जो रिजल्ट आया था वो फ्राइडे 26 अप्रैल 24 को आया था, और इसने मार्केट को अर्निंग के केस में 0.53% के हिसाब से सरप्राइज किया है, और रेवेन्यू के केस में इसने -2.53% के हिसाब से सरप्राइज किया है। और ओवरऑल बता रहे हैं कि इसका अर्निंग सही है। अर्निंग सही होते हुए भी एक अच्छा न्यूज़ होते हुए भी यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे अभी कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं बन रही है, और हो सकता है यहाँ पे फर्दर डिक्लाइन हो। क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो फिर पहले ही मैं आपको बेसिक यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि ये अपने 200 डीएमए से नीचे है, 200 डीएमए से नीचे अब ट्रेड करने लगा है। ठीक है, तो जब तक 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तब तक यहाँ पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं आएगी। हालांकि यहाँ पे कुछ एनालिस्ट लोग भी गलत हो चुके हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे वो लोग मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया कि उन लोगों का टारगेट 2000 के आसपास था। 2000 तो इसने टच कभी किया ही नहीं, या फिर जो मैं आपको एंट्री पॉइंट बता रहा था वहाँ पे भी ये नहीं गया। तो मेरे ख्याल से अगर आप एंट्री मेरा फॉलो किए होंगे तो फिर ऑफ कोर्स आपने इसको बाय नहीं किया होगा, बट अगर ठीक है, जल्दबाजी में अगर आपने ये काम कर लिया होगा तो हो सकता है कि कुछ लॉस आपको दिख रहा हो। तो अभी क्या करना है वो मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एनालिस्ट लोगों ने क्या बताया है और यहाँ पे अब अपने को सिग्नल क्या दिया जा रहा है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे हम लोग इसका चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इसका फोरकास्टिंग जो है वो क्या कैसे किया गया है। तो हम लोग यहाँ पे फोरकास्टिंग में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिख रहा है कि द 44 एनालिस्ट ऑफरिंग 1 ईयर प्राइस फोरकास्ट फॉर इंडस्ट्रियल लिमिटेड हैव अ मैक्स एस्टिमेट ऑफ 2036 एंड मिनिमम स्टेट एस्टिमेट ऑफ 1420 कह रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम जो है इन्होंने यहाँ पे बताया, और सभी लोग का एनालिस्ट का कहना ये है कि इसको बाई करते जरूर, लेकिन मुझे तो कुछ भी यहाँ पे बाई करने को नज़र नहीं आता है। ठीक है, 44 एनालिस्ट का अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो फिर 36 लोग स्ट्रॉन्ग बाई करने को कह रहे हैं, और फिर बाई में 2 लोग हैं, और स्ट्रॉन्ग सेल में सिर्फ एक ही एनालिस्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो ये तो हुई एनालिस्ट की बात। आप आपको एनालिस्ट के ऊपर क्या कितना ठीक है भरोसा करके चलना है नहीं चलना है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। यहाँ पे मैं एक बार टेक्निकल भी देख लेता हूँ कि टेक्निकल के हिसाब से अपने को यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है। टेक्निकल के हिसाब से यहाँ पे बाई सेल अपॉर्चुनिटी क्या दिख रहा है वो देखते हैं। तो टेक्निकल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो समरी में बता रहा है कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको ट्रेड करते हो तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेल करने का यहाँ पे बताया जा रहा है। ऐसे अगर वीकली टाइम फ्रेम देखकर आप अगर यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे भी ये सेल करने को ही बता रहा है, और मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बाई यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो ये हो गई टेक्निकल का, और हमने फोरकास्टिंग जो एनालिस्ट लोगों ने किया था वो मैंने बता दिया आपको। एक बार मैं यहाँ पे चलता हूँ, आपको मंथली टाइम फ्रेम से एक बार टेक्निकल एनालिसिस कर देता हूँ। ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं चलूँ यहाँ पे तो फिर आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, कितना अच्छा खासा इसने मतलब डाउन मूव इसने दिखाया है। ओके, मतलब कि ये अपने टॉप से ये कितना नीचे गिरा वो एक बार हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अपने टॉप से ये
86% के हिसाब से 86-87% के हिसाब से ये नीचे गया है। ठीक है, ये कोविड की बात इसी में इंक्लूड है और यहाँ पे अभी जो है कहीं न कहीं ये डाउन मूव दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल में अगर आप कहेंगे कि उसमें क्यों अपने को बाय कहा, तो बाय इसलिए उसने कहा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। कौन-कौन सा बन रहा है? तो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था, उस रेजिस्टेंस को ये पार गया था, फिर पार करके ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट इसने ले लिया था और फिर जब इसके नीचे गिरा, तब उसी सपोर्ट को इसने रेजिस्टेंस फिर से मान लिया, फिर नीचे गया, फिर उसी को रेजिस्टेंस मान लिया, फिर इसको क्रॉस करके ऊपर गया और अभी कहीं न कहीं मेरे ख्याल से फिर इसको यहाँ पे हो सकता हो है कि यहाँ पे ये इसको क्या मान लें, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान लें। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम पे आप इसको देखते हैं तो मेरे ख्याल से ये 1200-1300 के आसपास आके जब तक ट्रेड ना करे तब तक यहाँ पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है मंथली टाइम फ्रेम पे। ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको टारगेट भी नहीं बताने वाला, स्टॉप लॉस भी नहीं बताने वाला, क्योंकि हो सकता है उसके लिए इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। ठीक है? फिर कभी होगा तो फिर वहाँ पे मैं आपको कुछ अगर अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो फिर मैं आपको बता दूँगा। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी तो मेरे ख्याल से नहीं दिखती है, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वही अब सपोर्ट का काम करेगा। तो जो मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने प्राइस बताया कि 1200 टू 1300 के आसपास आके इसको ठीक है, अगर वो ट्रेड करता है उसके ऊपर, तो फिर और वहाँ पे तब तक क्वार्टरली रिजल्ट भी हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट भी अगर आ जाए तो फिर उसके बेस पे हम लोग यहाँ पे कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। अभी जो है ना ही मंथली टाइम फ्रेम पे और ना ही वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है। डेली टाइम फ्रेम पे अब हम लोग बात कर लेते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग बात करें तो फिर यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे तो मैं तो कहूँगा अब बिग नो है यहाँ पे। यहाँ पे इसके बारे में कुछ सोचना नहीं है, कोई कितना भी आपको ये समझा ले कि ये अच्छा है, बॉटम फिशिंग करो, ये करो, वो करो, मेरे हिसाब से यहाँ पे ठीक है, कुछ भी मुझे अच्छा यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बट अगर आप ठीक है, इश्क है तो रिस्क है, या रिस्क है तो इसका है, जो भी कहते हैं आप इसमें, ठीक है, अगर उस हिसाब से चलते हैं तो ठीक है, अपना रिस्क देख के चलिए आप। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि ये 200 जो डीएमए है, 200 डेली मूविंग एवरेज है, उसके नीचे ये ट्रेड करने लगा है। तो जब भी कोई शेयर जो है 200 डीएमए के नीचे ट्रेड करने लगता है, तो फिर वहाँ पे थोड़ा-सा अपने को अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये अभी ठीक है, बाइंग क्राइटेरिया में नहीं है। दूसरी बात, क्यों मैं यहाँ पे इसको अवॉइड करने को कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी यहाँ पे बन चुका है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी यहाँ पे बन चुका है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कैसे बना, कैसे पता चला, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है 1400 के आसपास। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो रहा है, प्राइस आता है, यहाँ से सपोर्ट करके ऊपर जाता है, फिर यहाँ आता है, सपोर्ट करके ऊपर जाता है, फिर यहाँ सपोर्ट करके ऊपर, फिर आया, सपोर्ट करके ऊपर गया, फिर कहीं न कहीं इसी तरफ आया, सपोर्ट करके ऊपर गया, लेकिन अभी ये ब्रेक डाउन कर दिया। हालाँकि इसने मार्केट को पॉजिटिव सरप्राइज़ किया, लेकिन ये ब्रेक डाउन कर रहा है। कुछ तो वजह यहाँ पे हो रही होगी जिसके कारण यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जब तक ये इसके ऊपर 200 डीएमए के ऊपर अच्छे से क्लोज़ नहीं करता, तब तक यहाँ पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो तीनों टाइम फ्रेम, मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे कहीं पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे लेके रखा है और आपका अपना एनालिसिस है, तब तो ठीक है, और अगर आपको अपना एनालिसिस नहीं है तो फिर मेरे हिसाब से अगर छोटा-मोटा कुछ लॉस हो रहा है तो फिर वहाँ से निकल जाना सही होगा। क्योंकि छोटा लॉस ठीक है, मन को शांति रहेगी, जब वही लॉस बड़े में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर आप परेशान हो जाएँगे। ठीक है, तो ये हमने सब बात की। अब यहाँ पे चलते एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है? तो फंडामेंटल में हम लोग आ चुके हैं और फंडामेंटल में हम इसकी बात कर लेते हैं। इंडसइंड बैंक मार्केट कैप ऑफ कोर्स 1,10,219 करोड़ का है। करंट प्राइस अभी 1416 के हिसाब से चल रहा है। इसने हाई लो 1694 से 1222 का लगाया है। अगर हम लोग यहाँ पे नीचे जाएँ तो फिर नीचे में आपको दिख रहा होगा कि ये जो है 1 ईयर में क्या हो रहा है इसका, ये अपने 50 डीएमए से भी लो है और 200 डीएमए से भी ये लो हो चुका है, जो कि बाय क्राइटेरिया फिट नहीं बैठता है। ऐसे ही 3 इयर्स में भी ये डाउन ही जा रहा है, 5 इयर्स में अगर बात करें तो फिर ऑफ कोर्स ये डाउन ट्रेंड भी ही जा रहा है, और 10 इयर्स में भी ये डाउन है, अपने ऑल टाइम हाई को रीच हुआ है, और ये ठीक है, अभी आपको यहाँ पे डाउन ही दिखेगा और मल्टीपल यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको दिख रहे होंगे। तो नीचे हम लोग चलते हैं और प्रोस की बात अगर करें तो कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ तो दिया है, जो कि 22.1% सीएजीआर के हिसाब से पिछले 5 सालों में, और कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा रहा है पिछले 10 साल में, जो कि 20% है।
लेकिन आप इसका कॉन्स तो देखिए भर-भर के हैं। कॉन्स क्या है कि इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है, प्रोमोटर का होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा कम है, 15.8% के हिसाब से है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत कम है, 13.8% के हिसाब से, जो कि पिछले 3 सालों का है। कंटीजेंट लायबिलिटीज़ इसमें है जो कि 12,98,008 करोड़ के हिसाब से है। और सबसे बहुत बड़ी दिक्कत जो यहाँ पे देगा, वो देगा कि प्रोमोटर ने अपना यहाँ पे होल्डिंग प्लेस करके रखा है, ठीक है? 45.5% के हिसाब से। ये बहुत मतलब जब भी ऐसा आता है तो फिर मैं अपनी पहली वीडियो में बताया, अभी बता रहा हूँ कि मेरा मन यहाँ से हट जाता है, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला। अगर वो 200 डीएमए से नीचे है तब भी ट्रेड नहीं कर रहे हैं, और अगर कुछ फंडामेंटल में कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही है, जैसे कि प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे प्लेस हुआ है, तो फिर वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी, मैं उसको देखता तक नहीं। अर्निंग जो है यहाँ पे अदर इनकम में 9,388 करोड़ का है, जो कि अदर इनकम है। ये भी एक यहाँ पे ड्रॉबैक है। पीयर कंपैरिजन में ऑफ कोर्स ये अपने सेक्टर जो कि प्राइवेट बैंक सेक्टर का है, उसमें लीडिंग है, 5th में आता है, लेकिन कुछ भरोसा नहीं ये कभी टूट जाए, ठीक है? आपको पता ही होगा येस बैंक का क्या हाल हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो फिर दिसंबर 2023 में इसने रेवेन्यू का सेल्स जो इसका था वो 11,572 था, और अभी 12,199। सेल्स तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बढ़ा है। फाइनेंशियल प्रॉफिट 672 से 628, ये फाइनेंशियल प्रॉफिट यहाँ पे घटा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3068 से 3128 बढ़ा है, और नेट प्रॉफिट 2298 से 2347 हो गया, ये भी बढ़ा है, ठीक है? तो क्वार्टरली में अगर कहें तो ओवरऑल ठीक है, कुछ ठीक-ठाक ही रिजल्ट यहाँ पे आया है, कुछ वैसा, ठीक है? वो नेगेटिव सरप्राइज़ वाले नहीं आए हैं। और अगर हम लोग वाई-वाई बेसिस पे यहाँ पे देखें तो फिर मार्च 2023 में इसका रेवेन्यू 10,021 था, और अभी 12,189 हो गया, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉफिट 572 से 628 है, ये भी अच्छी बात है। पीबीटी जो है 2723 से 3128 ये भी अच्छा खासा है, और नेट प्रॉफिट 2041 से 2347, ये भी अच्छा है। यानी क्यू बेसिस पे और वाई बेसिस पे यहाँ पे इसका रिजल्ट सही आया है। लेकिन यहाँ पे मुझे तकलीफ क्या दे रही है, उसकी मैं बात करता हूँ। अब चलते हैं यहाँ पे एफआईआई, डीआई और प्रोमोटर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है? वो देख के मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे ठीक है, इसको अवॉइड करने का मन किया। तो प्रोमोटर्स अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2023 में 16.45 से यहाँ पे मार्च 2024 में 16.40 यहाँ पे हो गए। और अगर आप यहाँ पे प्रोमोटर अपना स्टेक जो है मतलब कि हर क्वार्टर में ये लोग अपना स्टेक क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करके चल रहे हैं। डिक्रीज करके क्या, ये दिसंबर 2022 से, ठीक है, ये अभी तक अपना स्टेक जो है यहाँ डिक्रीज करते आए हैं। जैसे कि यहाँ प्रोमोटर्स दिसंबर 2022 में 16.51 से 51 से यहाँ पे 16.50 हो गए मार्च 2023 में, फिर 16.49 जून 2023 में, फिर सितंबर 2023 में 16.47 हो गए हैं, फिर 16.45 दिसंबर 2023 में हुए, और मार्च 2024 में 16.40। यानी आप देख रहे हैं किस हिसाब से ये अपना ठीक है, ये स्टेक अपने ये डिक्रीज कर रहे हैं। और ऐसे ही यहाँ पे ठीक है, इस बार एफआईआई ने भी डिक्रीज कर दिया, 42.47 से 40.25 हो गए, जो कि अच्छा खासा परसेंटेज इन इन लोगों ने डिक्रीज किया, ठीक है? ये अच्छी बात नहीं थी, जहाँ प्रोमोटर्स भी डिक्रीज कर रहे हैं और उसके बाद एफआईआई भी डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है? वो एक कहीं न कहीं बैड साइन होता है। यहाँ पे डीआई ऑफ कोर्स भले ही यहाँ पे बढ़े हैं 26.21 से 28.09, गवर्नमेंट 0.36 से 0.37 बढ़ी है, पब्लिक में 14.52 से 14.90। तो अगर मैं बात करूँ कि फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा है, फाइनेंशियल रिजल्ट सही है, लेकिन प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न जिस हिसाब से यहाँ पे है, वो ठीक है, कहीं न कहीं अपने को यहाँ पे दिक्कत देगा, और आगे चल के इस स्टॉक में अपने को बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। अब ये एनालिसिस करने के बाद ये पकड़ के नहीं बैठ जाना है कि अच्छा अब तो स्टॉक नीचे ही गिरने वाला है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, मार्केट है ठीक है, इंडस्ट्री में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी का जो जिस हिसाब से यहाँ पे इसका टेक्निकल देखकर पता चला, या फिर इसका फंडामेंटल देख के पता चला, ठीक है। तो उस हिसाब से तो अभी यहाँ पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है। ध्यान रहे, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ये मेरा एनालिसिस है, मेरा एनालिसिस आपसे डिफरेंट हो सकता है। बट कहना यही है कि आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफ़ाई करके चलना है, रिस्क को मैनेज करके चलना है, और किसी के टिप्स, कॉल्स, रिकमेंडेशन पे भरोसा तो कभी भी नहीं करना है। बाकी आपने इतना समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।